तो फ्लक्स क्या है? फ्लक्स का एक्चुअल में मतलब होता है फ्लो। एक्चुअल मीनिंग क्या है इसका? ट्रांसलेट अगर करेंगे फ्लक्स, फ्लक्स मीन्स फ्लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एरिया से कितनी फ्लो कर रही है उसको बताने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, फ्लक्स इज ई बार डॉट ए बार या फिर ई बार डॉट डी एस बार। अपने बुक में डी एस दिया है इस एरिया को, मैंने ए बोला था एरिया को, उन लोगों ने डी एस बोला हुआ है, ठीक है। सो दैट विल बी द फ्लक्स। यूनिट क्या होगा फ्लक्स का, देखो तो ज़रा यूनिट, फ्लक्स का यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ए एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है वोल्ट पर मीटर और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो क्या बचा? वोल्ट मीटर हो गया। न्यूटन पर कूलम वाला लगा सकते थे लेकिन उसमें मीटर कट नहीं होता, तो उसमें क्या जाता? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, है ना। दूसरा यूनिट भी लिख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्स, कूलम्स का सी कैपिटल। सो नेक्स्ट टॉपिक है अपना गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है वो समझते हैं। गॉस लॉ, अभी मैंने आपको बताया था कूलम्स लॉ पढ़ाते वक्त कि कूलम्स लॉ का अपना फॉर्मूला क्या आता है, F इक्वल टू के, या फिर वो लिख लेते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मीडियम होगा तो यहाँ ε0 की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। तो वो बाद में देखते हैं, उसके बारे में डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे। अगर मीडियम आ जाए तो ये चेंज होता है। सो लेट अस अज्यूम कि हम फ्री स्पेस में बात कर रहे हैं, वी हैव टू चार्जेस, एक ये Q1, दिस इज सेकेंड चार्ज Q2, एंड द चार्जेस विल exert force on each other, ठीक है, एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। अब जब दो चार्जेस है तो इट इज़ फाइन, बट सिंस दिस फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, अगर तीन चार्जेस हो जाएंगे, वी हैव डन दिस क्वेश्चन, है ना, तीन चार्जेस का, तो हमने देखा था कि वेक्टर मेथड से इसको सॉल्व करना होता है। यू शुड नो दिस एंगल थीटा ऑल्सो, ठीक है। फिर वो पैरेललोग्राम लॉ का फॉर्मूला लगाओ। नाउ सपोज इफ आई हैव 4 चार्जेस, ये मैंने शायद से होमवर्क दिया था आपको, 4 चार्जेस है, कॉर्नर ऑफ स्क्वायर पे रख दिए, तो फोर्स निकालो। सपोज नाउ आई हैव 100 चार्जेस एट डिफरेंट लोकेशंस, कुछ प्लस है कुछ माइनस है, एंड सो ऑन, Q 100 तक है, ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू देन, हाँ वही, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही तो है। इसका फोर्स निकाला, इसका फोर्स निकाला, वेक्टर सम किया। नाउ यू हैव रिजल्टेंट ऑफ 2 and 3। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, फोर्थ ले लो, 2 और 3 के रिजल्टेंट में ऐड करो यूजिंग अगेन वेक्टर मेथड। 2 पेजेस का कैलकुलेशन किया था ना हमने। फिर Q1 Q2 Q3 Q4 हो गया, फिर Q5 ले लो, फिर वापस से इनका जो रिजल्टेंट था उसका और इसका कॉम्बिनेशन करो, अगेन यूज द वेक्टर मेथड। कब तक करते रहोगे? जब तक वो, हाँ, तो क्या होगा, द मेथड इज़ वेरी टीडियस, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट गुड। वी शुड हैव सम बेटर मेथड। तो वो बेटर मेथड आया गॉस लॉ से। इन रियल वर्ल्ड वी डील विथ लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट चार्जेस, मैं काउंट कर सकता हूँ, बट इन रियलिटी काउंटेबल चार्जेस भी नहीं होते हैं। इन रियलिटी वी डील विथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, अगर ये मार्कर है, इसको मैंने रब कर दिया ऐसे बालों से, ऐसे हर तरफ से, सो द चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट ओवर इट्स सरफेस। सो ये सिलिंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा चार्ज का, सिलेंडर है ये शेप, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये भी, और इसमें कितने चार्जेस होंगे, थाउजेंड्स ऑफ चार्जेस, यू कैन नॉट इवन कैलकुलेट द नंबर ऑफ चार्जेस। सो ऑब्वियसली अगर आप चार्जेस ही कैलकुलेट नहीं कर सकते कितने हैं, तो फोर्स निकालना तो और भी भयंकर काम है। और अगर निकाल भी लिया हज़ारों चार्जेस, सो द कैलकुलेशन इज़ वेरी डेंजरस। सो टू हेल्प विद दिस प्रॉब्लम, गॉस स्टेटेड गॉस लॉ, उसने एक मेथड बताया
इट वॉज प्योरली मैथमेटिकल मेथड, वहाँ से ये लॉ बना है। एडवांस मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में तो मैं घुसूंगा नहीं कि कहाँ से वो स्टोरी निकली उसकी, बट हम लोग समझेंगे कि लॉ क्या है ना। बेसिक मैथमेटिक्स और इंटीग्रेशन से लॉ समझेंगे, उसका प्रूफ ऑलरेडी चैनल पे है यूट्यूब पे, तो वो मैं आपको बाद में शेयर कर दूँगा। तो लॉ क्या बताता है, सबसे पहले तो ये हमें हेल्प करता है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इट हेल्प्स अस टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, ठीक है। कूलॉम्स लॉ से भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो भी निकाल सकते हैं, बट अगेन द मेथड इज़ वेरी डेंजरस। इफ़ यू हैव लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस you have to do lot of calculations, so it is not a very good method. Even if you can calculate the charges, even if you can calculate the field, but still the method is very difficult method, because जितने चार्जेस बढ़ेंगे उतना कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, है ना। सो नॉट वेरी यूजफुल मेथड। तो बेहतरीन मेथड क्या है, तो गॉस लॉ। अगेन गॉस लॉ भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, उससे पहले कुछ डिस्क्लेमर दे देता हूँ। गॉस लॉ इज़ ऑल्सो ट्रू, जैसे कूलॉम्स लॉ इज़ ट्रू इन ऑल केसेस, लेकिन हम लोग उसका हर जगह यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया 100-200 चार्जेस है तो यूज़ करते करते पागल हो जाएंगे, तो वो नहीं कर सकते हम लोग। इन द सेम वे द गॉस लॉ इज़ ऑल्सो ट्रू इन ऑल केसेस, बट इट इज़ नॉट यूजफुल इन ऑल केसेस, ठीक है। इट इज़ यूजफुल इन सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस अगर है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वाई वी स्टडी गॉस लॉ, इट इज़ यूज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इवन कूलॉम्स लॉ इज़ यूज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, लेट अस से मैं आपको बता दूं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सो एंड सो है, तो आप इस पॉइंट पे बता सकते हो कि कोई भी चार्ज रखने पे उस पर फोर्स कितना लगेगा, किस तरफ लगेगा। सो यू कैन टेल एवरीथिंग अबाउट दैट अनदर चार्ज इफ़ आई नो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट, है ना। और फोर्स से ज़्यादा सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको धीरे धीरे समझेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोर्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दो तरीके, एक है कूलॉम्स लॉ जो हम पढ़ चुके हैं, लंबा मेथड है, दूसरा है गॉस लॉ, अगेन लॉन्ग मेथड है बट उसके कंपैरिजन में अच्छा है। कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। सो अभी उससे पहले मैं लॉ पढ़ाने से पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो पढ़ाता हूँ। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब सारी चीज़ें बुक में से नहीं है, कुछ कुछ मैं एडिशनल बढ़ा रहा हूँ। अगर मेरे पास ऐसे चार्जेस है Q1, Q2, Q3, Q4 और इनका कोऑर्डिनेट सिस्टम भी दिया है, XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। और इस पर इन सबका लोकेशन दिया हुआ है मुझे, इसका लोकेशन है R2 वेक्टर, इस वाले का लोकेशन है R1 वेक्टर, R3 वेक्टर एंड सो ऑन, सबका लोकेशन हमको पता है। सो वी नो द लोकेशंस, वी नो द चार्जेस, तो हम इसका कूलॉम्स लॉ से निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, जितने ज़्यादा चार्जेस होंगे उतना ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ेगा। दिस इज़ द ओनली प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन का तकलीफ है। दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर चार्जेस हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक और है इससे थोड़ा अलग, विच इज कॉल्ड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, चार्जेस किस तरह से स्प्रेड है स्पेस के अंदर, ये इस तरह से स्प्रेड है। ये मैंने XYZ में बताया, मतलब एक चार्ज इधर होगा तो एक इधर भी हो सकता है, एक इधर हो सकता है, एक इधर हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो ये हो गया डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए गॉस लॉ की कोई ज़रूरत नहीं है, यूज़ कर सकते हैं बट ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा चार्जेस है तो गॉस लॉ ही सबसे अच्छा ऑप्शन है ना। कंटिन्यूस में देखो, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में 3 पॉसिबल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। एक है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या हो रहा है, सपोज मेरे पास बहुत पतली वायर है, थ्रेड है, लेट अस से थ्रेड है, थ्रेड के ऊपर चार्ज है। सो इट इज़ दिस केस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वेयर द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लाइन।
तो सिर्फ क्या है, इसको डिस्टेंस है, एक ही कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी, वन डायमेंशनल केस। जैसे हमने थ्रेड लिया और उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, हाँ, तब भी तो वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा ना। इसमें अप्रोक्सीमेशन आता है, सिलेंड्रिकल कब और कब वायर लेना है, कब थिन वायर लेना है। ये अभी सिलेंड्रिकल है, अगर इसको आप बहुत दूर से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इट डिपेंड्स कि आप कितने डिस्टेंस पे फील्ड मेजर कर रहे हो और उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में इसका डायमीटर क्या है। पॉइंट चार्ज याद करो क्या बताया था, पॉइंट चार्ज क्या होता है, इसको भी मैं पॉइंट चार्ज बोल सकता हूँ, इसको भी मैं पॉइंट चार्ज बोल सकता हूँ। दैट डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर फाइंडिंग द फील्ड। अगर मैं इस सिलेंडर के जस्ट बाहर फील्ड निकाल रहा हूँ, सो आई कैन नॉट कॉल दिस पॉइंट चार्ज, इसको लाइन चार्ज भी नहीं बोल सकते, ये सिलेंडर हो जाएगा। अगर मैं इससे इतनी दूरी पे या फिर इससे भी 100 गुना ज़्यादा दूरी पे बना रहा हूँ, सो इन दैट केस आई कैन से दैट दिस इज़ अ लाइन चार्ज। पतला हो गया, इसकी साइज़ उसके डिस्टेंस के कंपेरिजन में, लेटर से ये 1 सेंटीमीटर डायमीटर है, अगर मैं 100 मीटर पे देख रहा हूँ तो 1 सेंटीमीटर इज निग्लिजिबल थिकनेस, सो वी कैन से दैट दिस इज लाइन चार्ज। समझ में आ रहा है, अप्रोक्सीमेशन वाली बात है। तो किसको लाइन बोले किसको नहीं बोले, दैट डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर फाइंडिंग द फील्ड, ठीक है। लाइन चार्ज हो गया। दूसरा जो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है तो समझिए, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसी सरफेस पे, जैसे कि ये बोर्ड है, बोर्ड पे मैंने चार्ज डिपॉजिट कर दिया तो ये हो जाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपका जो लेज़र प्रिंटर होता है ना, लेज़र प्रिंटर सुना है, उसमें पेपर के ऊपर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है और फिर इंक का स्प्रे पड़ता है, इंक का पाउडर होता है बेसिकली, उसका स्प्रे पड़ता है। तो जहाँ पर चार्जेस है वहाँ पर इंक का पाउडर चिपक जाएगा। लेटर से मुझे लेटर ए लिखना है ना, लेज़र प्रिंटर पे, तो वो पेज जो होगा, पेज इज़ नॉन कंडक्टर, तो वहाँ पर एक चार्ज गन से लेटर ए पर ऐसे लेटर ए लिखा जाता है चार्ज गन से, तो चार्जेस है वहाँ पर, एंड देन इंक की पाउडर फेंकते हैं तो क्या हो जाएगा, जहाँ पर चार्जेस है वहाँ पर वो चिपक जाएगा इंक। अगेन पाउडर है, परमानेंट नहीं चिपकेगा। और फिर इसको हीट किया जाता है, तो वो जो पाउडर इंक होती है उसमें थोड़ा प्लास्टिक मिक्स होता है, जैसे ही हीट करते हैं वो मेल्ट हो जाती है और फिर वो इंक यहाँ पर चिपक जाती है। दिस इज़ हाउ लेज़र प्रिंटर वर्क्स, इस प्रिंसिपल पे काम करता है ना, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो वहाँ पर चार्ज जो है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो कैसा आएगा ये कंसीडर एनी एरिया, कोई भी शेप का एरिया हो सकता है, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैंने पॉजिटिव लिया है, ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव ही हो, इट कुड बी नेगेटिव ऑल्सो, है ना, नेगेटिव भी हो सकता है, मैं सिर्फ पॉजिटिव बताने के लिए ले रहा हूँ। एंड द थर्ड केस इज़ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या होता होगा, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम, अंदर पूरा बॉडी में उसके डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इसका एग्जांपल, कोई हमारे पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, रबर का बॉल ले लो, उसको अंदर बाहर से पूरा चार्ज कर रखा है, सो ये वाली केस हो जाएगी, ठीक है। असू शकता, पण मग ते न्यूट्रल होऊन जाईल। इफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल इन नंबर देन दे विल कैंसल आउट ईच अदर, तो उस केस में वो न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल हो गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है, न्यूट्रल बॉडी के लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हैं हम तो चार्ज बॉडी के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट चार्ज बॉडीज़, ठीक है। और बॉडी मतलब कौन सी, बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट्स, है ना। हम एटॉमिक लेवल की बात यहाँ नहीं कर रही है, हम लोग एटॉमिक न्यूक्लियर लेवल पर जो भी चल रहा है उसका डिस्कशन यहाँ कहीं नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, मतलब जो चीज़ें हम लोग देख सकते हैं उस साइज़ की चीज़ें, विजिबल चीज़ें, बड़ी साइज़ की चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे मार्कर हो गया या फिर ये बोर्ड हो गया, ऐसी चीज़ें जिस पे चार्ज है, तो वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं हम लोग। तो ऑब्वियसली चार्ज जो है, नंबर ऑफ़ चार्जेस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, एंड दैट्स वाई कूलम्ब्स लॉ बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, लिखना है तो लिख लो। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, जैसे यहाँ पर चार्जेस होते हैं, हम लोग चार्जेस काउंट करते हैं, चार्ज की मैग्नीट्यूड होती है, यहाँ पर एक क्वांटिटी यूज़ करते हैं हम लोग, विच इज़ कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ये क्या चीज़ है, चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी है चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसके लिए सिंबल है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए। सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए सिंबल है
सिग्मा, ग्रीक सिंबल है सिग्मा, इट इज़ चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज डिवाइड बाई एरिया। तो यूनिट एरिया में कितना चार्ज क्राउडेड है, ये जितना ज़्यादा उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाएगा। यहाँ पर चार्ज जितना बड़ा यहाँ पर उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगा, यहाँ चार्ज का डेंसिटी जितना ज़्यादा उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगा। उस तरफ देखो वॉल्यूम के लिए क्या सिंबल है, ये वाला सिंबल है रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर सिंबल है लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या है वो पढ़ते हैं। गॉस लॉ का सिंपल स्टेटमेंट बता रहा हूँ, द टोटल फ्लक्स, पहले स्टेटमेंट बताता हूँ बाद में उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी closed surface is 1/epsilon 0 times the total charge enclosed by that surface। इतना भयंकर स्टेटमेंट है लेकिन मीनिंग बहुत सिंपल है। तो पहले क्या है वो समझते हैं, केस समझते हैं। अब देखो गॉस लॉ इज़ वैलिड इन ऑल केसेस, डिस्क्रीट चार्जेस भी और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सभी केस में यूज़ कर सकते हैं। कूलॉम्स लॉ को भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन वहाँ पर मैथमेटिक्स बेकार हो जाता है, बहुत भयंकर हो जाता है। तो इसका मैथमेटिक्स थोड़ा आसान है उसके कंपैरिजन में। सो लेट अस टेक सम इजी केसेस। मेरे पास कुछ चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे कुछ 3 ही चार्ज ले लेते हैं, लेट अस टेक 3 चार्जेस ओनली। तो इसके वजह से मैं किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ यूजिंग कूलॉम्स लॉ। वी नो द मेथड, है ना, हमने किया है। Q1 Q2/r² वाली मेथड से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसको वेक्टर मेथड से भी कर सकते हैं। 3 चार्जेस तो ठीक है, कर सकते हैं। नाउ इमेजिन, ये पॉइंट थोड़ा मैं नज़दीक ले लेता हूँ यहाँ पर। मुझे इसी सिचुएशन में गॉस लॉ लगाना है। सो व्हाट वी डू, वी ड्रॉ एन इमेजिनरी सरफेस विच एनक्लोजेज दिस चार्जेस। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसा भी है, मैंने ये डिस्क्रीट चार्जेस लिए, इट कुड बी ऑफ एनी शेप। उस हिसाब से शेप जो है ये सरफेस का, ये भी मेरे ऊपर है, मेरा चॉइस है। तो मैं लेट अस टेक सम शेप, रैंडम काइंड ऑफ शेप, है ना, कोई तो ऐसा कुछ तो शेप ले लिया मैंने। ठीक है, अब मैं जनरल बात कर रहा हूँ इसलिए मैंने कैसा भी रैंडम शेप लिया है। नाउ आई कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट बाई ड्राइंग इमेजिनरी सरफेस। दिस इज इमेजिनरी सरफेस। अगेन याद करो इमेजिनरी सरफेस क्या होता है, ये कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, हमने अपने मन से ऐसे ड्रॉ कर दिया। इसका शेप कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यही पर्टिकुलर शेप चाहिए। सो इमेजिनरी सरफेस हमने बनाया एंड देन इस सरफेस में से जाने वाला फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन्स, लेट अस से दिस इज पॉजिटिव चार्ज, लेट अस टेक सिंगल चार्ज ओनली, तो हेडेक नहीं रहेगा अपने को, बाद में एक से ज़्यादा चार्ज की बात करेंगे। सो नाउ आई हैव सिंगल चार्ज ओनली Q1। तो इसका फील्ड ऐसा निकलेगा, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, ऐसा, ऐसा। तो ये पॉइंट के आसपास हमने एक छोटा सा एरिया इमेजिन किया। लेट अस इमेजिन अ स्मॉल एरिया, ये DS एरिया। तो इस एरिया में से कितने लाइंस नॉर्मली जा रहे हैं, दैट विल गिव यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिवन बाय द फॉर्मूला फ्लक्स इक्वल टू E⁻.ds। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E जो कि हमें नहीं पता है, बट वी नो द एरिया DS जो हमने ही बनाया, तो हमको पता ही होगा कौन सा एरिया है। ये इमेजिनरी एरिया है, किसने बनाया, हमने बनाया। सो वी नो दिस एरिया। d∅ ये फ्लक्स है। सो उनके हिसाब से क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस। तो अब ये इतने सरफेस का है, तो टोटल करना है मुझे। सो व्हाट वी डू, एक तो एडिशन करेंगे या इंटीग्रेशन करेंगे। सिंस यहाँ दिख रहा है कि ये DS जो है ये छोटा एरिया है, तो ऐसे कितने एरिया हो सकते हैं, तो ऐसे इनफाइनाइट एरिया हो सकते हैं, क्योंकि इसको हम कितना भी छोटा कर सकते हैं। सो DS इज एक्सट्रीमली स्मॉल एरिया एंड दैट्स वाई वी कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ एरियाज एंड दैट्स वाई टू फाइंड टोटल एरिया हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। सो टोटल फ्लक्स will be integration of this d∅ and that will be integration of E⁻.ds। ये हो गया टोटल फ्लक्स इस सरफेस से। ये क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस का मतलब है मेरे पास यहाँ चार्ज है, इसको मैं क्लोज कर दूँ
हर तरफ से किसी इमेजिनरी सरफेस से। अब ये चार्ज ऐसा भी हो सकता है, पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, बहुत सारे चार्जेस भी हो सकते हैं, कोई स्फीयर हो सकता है, कोई सिलेंडर हो सकता है, इट कैन बी ऑफ एनी शेप, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई भी शेप का हो। क्या करेंगे हम लोग, उस चार्जेस को, एक से ज़्यादा चार्जेस, एक भी हो सकता है, इनक्लोज करेंगे इन दैट इमेजिनरी सरफेस। इस सरफेस के लिए नाम है गॉसियन सरफेस। दिस सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो इस पे से जाने वाला टोटल फ्लक्स जो कि हमने मैथमेटिकली ये निकाला थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज, ये फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, इट इज़ इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। यहाँ पर जो भी टोटल चार्ज होगा, यहाँ पर मैंने 1 लिया था, अगर मैं 2 ले लेता तो, 3 ले लेता तो, उन सब का टोटल मतलब क्या, समेशन ऑफ QI, Q1 Q2 Q3 Q4 Qn जितने भी होंगे। अगर चार्जेस की जगह ये है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका भी टोटल तो निकाल ही सकते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का भी टोटल निकाल सकते हैं। सो दैट विल बी टोटल चार्ज Q। ठीक है, सो दिस बिकम्स Q टोटल या फिर Q एनक्लोज्ड अपॉन ε0, दिस इज टोटल फ्लक्स। ये हो गया गॉस थ्योरम। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस फ्लक्स वॉज इंटीग्रेशन ऑफ E बार डॉट ds बार इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन ε0, एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइड बाई ε0। हो सकता है कि इसके बाहर भी चार्जेस हो, लेकिन हमने क्या स्टेटमेंट बताया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, ये जो हमारा क्लोज सरफेस है, इज़ 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज एनक्लोज्ड है उसका टोटल कर दो, उसको ε0 से डिवाइड कर दो, दैट विल बी द फ्लक्स। ठीक है, ये है गॉस थ्योरम स्टेटमेंट। और इस पे से फिर इसका प्रूफ भी है, प्रूफ मैंने अलग से बताया हुआ है। यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है विच इज़ कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो मैंने एंगल्स के बारे में पढ़ाया है कि आपको थोड़ा बहुत, डू यू नो व्हाट इज सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल क्या होता है, एंगल क्या होता है ये पता है? एंगल कैसे बनता है, एक रे ले लो और उसको घुमाओ तो क्या बनता है, एंगल। अगर एक रे को ऐसे करो तो क्या बन रहा है यहाँ पर, ये देखो मैं बना रहा हूँ, ऐसे घुमाते हैं इसको, क्या बन रहा है, जितना घुमाते जाऊँगा ये बड़ा बड़ा होते जाएगा। ये क्या है, ये एरिया है, ये एरिया बनाता है। और यहाँ पर ये जब घूम रहा है तो ये सिलेंडर बना रहा है। मैं इसका डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। ये देखो ऐसा कुछ, तो लेट अस से ये एरिया बना है, ये पॉइंट से हमने उस रेडियस वेक्टर को, लेट अस कॉल दैट एरो एज रेडियस वेक्टर नाउ, है ना, हमको वेक्टर्स पता है। तो ये ऐसा कुछ तो बनेगा, यहाँ पर ये कोन जैसा शेप बनेगा, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, ओमेगा। ओमेगा सिंबल यूज़ करते हैं हम लोग सॉलिड एंगल के लिए। ठीक है, सो सॉलिड एंगल ऐसा 3 डायमेंशनल एंगल है। किसी भी सरफेस को मुझे ऐसे एक पॉइंट से मैं ऐसे कनेक्ट कर दूँ रेडियस वेक्टर से, सो दैट बिकम्स सॉलिड एंगल। वहाँ पर जो एंगल बनता है दैट इज़ सॉलिड एंगल। ठीक है, तो जैसे हमारा S इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला है प्लेनर एंगल्स के लिए, यहाँ पर है ds इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस, क्या था वो, कॉस स्क्वायर थीटा, ds कॉस थीटा अपॉन ds कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इज डी ओमेगा। ये फॉर्मूला है यहाँ पर, ds कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर डी ओमेगा, या फिर ds कॉस थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर डी ओमेगा। यही थीटा की जगह ओमेगा, s की जगह ds कॉस थीटा, वहाँ पर कॉस कंपोनेंट आता है, और r की जगह आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है जो सॉलिड एंगल में लगता है। उस वीडियो में मैंने ये सारा डिटेल में बताया, उसके लिए 15-20 मिनट लगता है पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो वो वीडियो देखना एक बार, गॉस थ्योरम का प्रूफ। हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ नहीं पढ़ेंगे अभी, हम लोग इसको याद रखेंगे। थ्योरम क्या है, द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है, लिख लो। गॉस लॉ में हमने फ्लक्स के बारे में बात किया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, यहाँ देख के बताओ। जो इमेजिनरी सरफेस है जहाँ से वो क्या वो सरफेस पे डिपेंड कर रहा है, वो लाइन की बात चल रही है यहाँ पर, लाइंस। लाइंस ये कौन बना रहा है, चार्ज बना रहा है। ठीक है,
तो अगर मैं सरफेस इधर ले लूँ या बड़ा ले लूँ, उससे इसकी लाइंस पे कोई फ़र्क पड़ेगा? तो फ्लक्स जो है वो गॉसियन सरफेस के शेप और साइज़ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। सरफेस बड़ा ले लो या छोटा ले लो, फ्लक्स तो इस चार्ज ने बनाया, इसने थोड़ी ना बनाया। ये तो इमेजिनरी सरफेस है, हमने डाला है, हमने बनाया है, ठीक है। एंड दैट्स वाई फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस हम लोग कोई भी शेप का, कोई भी साइज़ का ले सकते हैं। तो कौन सा लेना ज़्यादा अच्छा है? जिस पर आप इंटीग्रेशन कर सको। ऑब्वियसली ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सरफेस होगा तो उसका इंटीग्रेशन आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। एंड दैट्स वाई इफ़ माई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, वी यूज़ सिमेट्रिक शेप। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग स्फीयर लेते हैं, ठीक है। बिकॉज पॉइंट चार्ज अगर राउंड है तो वो स्फेरिकल सरफेस जो गॉसियन सरफेस है वो भी राउंड है, सिमेट्रिक है, उसी के जैसा है, ठीक है। अगर मेरे पास कोई लाइन चार्ज है तो उसका गॉसियन सरफेस मैं सिलेंडर लूँगा, सिमेट्रिक हो गया, है ना। इसके लिए हम लोग स्फीयर ले सकते हैं बट नॉट सिमेट्रिक, वहाँ पर वो सिमेट्रिक नहीं है, तो इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें अल्टीमेटली करना क्या है, वी हैव टू इंटीग्रेट। तो जहाँ पर आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो उस तरह के सरफेस को आपको चूज़ करना है, ठीक है। और सरफेस का चॉइस ये आप पर डिपेंड करता है, सिंस द गॉसियन सरफेस कैन बी ऑफ एनी शेप ऑफ एनी साइज़, है ना। जनरली हम लोग गॉसियन सरफेस वहाँ लेते हैं जहाँ पर फील्ड लगाना है, यहाँ पर फील्ड निकालना है, तो उस पॉइंट को इनक्लोज करने वाला सरफेस लेते हैं। उस पॉइंट, वो जो पॉइंट है जहाँ पर फील्ड निकालना है वो उस सरफेस के ऊपर होना चाहिए, ऐसा हम लोग उस पॉइंट को डिसाइड करते हैं, ठीक है। जब मैं इसके एप्लीकेशन आपको 12th में पढ़ाऊँगा, स्फीयर है, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइंट चार्ज है, लाइन चार्ज है, और जेई वालों को मैं ये और डिटेल में पढ़ाऊँगा, तो तब हम लोगों को समझेगा कि इसका कौन सा शेप लेना चाहिए और वो वैसा ही क्यों लेना चाहिए। अगर कुछ और ले लेंगे तो क्या दिक्कतें आती है, वो तब पढ़ेंगे, ठीक है। फ़िलहाल हम लोग उसके ज़्यादा मैथमेटिकल डिटेल में नहीं जा रहे हैं। आपको क्या याद रखना है पॉइंट, कि द फ्लक्स इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस पे फ्लक्स नहीं डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, कैसा चार्ज है अंदर उसके, है ना। दैट विल डिसाइड द फ्लक्स। और फ्लक्स बता क्या रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस कितनी जा रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पास हो रही है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी क्रॉस हो रही है उस एरिया में से। तो अल्टीमेटली ये एनर्जी कितना फ्लो आउट हो रहा है वो बताता है हमें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज़ बेसिकली एनर्जी, है ना, और वो एनर्जी कितना फ्लो आउट हो रहा है इसके बारे में हमें यहाँ से पता चलता है फ्लक्स से, ठीक है। गॉस सरफेस के बारे में और थोड़ा डिस्कशन आपके बुक में दिया है पेज 201 पे, ग्रीन बॉक्स 201 पेज नंबर, तो वो घर पे पढ़ना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट है डाइपोल। ये भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। अगेन मेरे ख्याल से ये वापस से इस वाले सिलेबस में से कट कर दिया आपने, है ना, इस साल नहीं आने वाला एग्ज़ाम में, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डाइपोल क्या होता है समझना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, नाम में ही सब कुछ है। डाई मतलब दो, पोल मतलब अपोजिट चार्जेस। तो ऐसा सिस्टम जहाँ पर दो अपोजिट चार्जेस है, सो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस। कैसा डिस्टेंस? फाइनाइट डिस्टेंस। फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? हाँ, मेजरेबल लेंथ है। और इसका जो सेंटर होता है, इट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ डाइपोल ओ। ये जो लाइन है दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाला लाइन, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ डाइपोल। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ डाइपोल ओ। इसको परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे, सो दिस इज कॉल्ड इक्वेटर ऑफ डाइपोल। ये सारे नाम हैं, इक्वेटर ऑफ डाइपोल, एक्सिस ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल। सेंटर ऑफ डाइपोल से हर एक चार्ज का जो डिस्टेंस है वो एल होता है। जनरली बुक में एल लिखा रहता है, कुछ बुक में डी लिखा रहता है, अदरवाइज एल होता है। सो टोटल लेंथ ऑफ द डाइपोल इज, लेंथ ऑफ डाइपोल इज टेकन एज 2L, ठीक है। अगेन कन्वेंशन है, ज़रूरी नहीं है कि 2L ही ले, नहीं लेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो जाएगा, बट वी फॉलो द कन्वेंशन। 2L ये कन्वेंशन के हिसाब से लिया जाता है, तो हम लोग 2L लेंगे लेंथ को। अब ये डाइपोल जो है ना, इसकी खास बात है। क्या खास बात है सोचो। टोटल चार्ज कितना है डाइपोल का?
total charge. What is net charge? 0. But still it is not neutral. नेट चार्ज 0 है क्योंकि एडिशन करोगे तो 0 आएगा ना, प्लस क्यू माइनस क्यू कितना 0, अगर प्लस 10 कूलम है तो ये माइनस 10 कूलम होगा, नेट चार्ज कितना 0, बट स्टिल इसका नेट चार्ज 0 है बट वो न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल नहीं है मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स दिखाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट्स दिखाता है ये डाइपोल। और मॉलिक्यूलर लेवल पे बहुत सारे डाइपोल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल इज़ अ डाइपोल, वाटर मॉलिक्यूल इज़ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। मतलब अगर वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे सो इट एक्सपीरियंसेस फोर्स, है ना। इसके एक्सपेरिमेंट्स है, कर सकते हो आप घर पे भी, मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो इंटरेस्टिंग बात है। बहुत सारे डाइपोल्स प्रेजेंट है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड इज़ ऑल्सो डाइपोल, फिर और भी है, मेरे ख्याल से ओजोन भी डाइपोल है, ओजोन इज़ ऑल्सो डाइपोल, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ डाइपोल। तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल्स प्रेजेंट है नेचर में, है ना। तो व्हाट इज़ डाइपोल? तो ये ऐसा सिस्टम, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज़ अ डाइपोल, ठीक है। अब ये डाइपोल की खास बात क्या है, देखो द टोटल चार्ज इज 0 दिख रहा है, प्लस क्यू माइनस क्यू करोगे नेट चार्ज इज 0, बट नाउ इफ आई प्लेस दिस डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस टेक द केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ईजी केस लेते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड है, फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो ऐसे दिखाते हैं हम लोग, एंड लेट अस पुट दैट डाइपोल इन दिस फील्ड, ऐसा प्लस क्यू माइनस क्यू। सिंस नेट चार्ज तो 0 है तो व्हाट वी एक्सपेक्ट, देयर शुड बी नो फोर्स। नेट चार्ज 0 है तो फोर्स नहीं होना चाहिए, बट नाउ लुक एट दिस केस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में ये प्लस क्यू रखा हुआ है, सो दिस प्लस क्यू एक्सपीरियंसेस फोर्स गिवन बाय क्यू इंटू ई बार, दिस माइनस क्यू एक्सपीरियंसेस फोर्स गिवन बाय एफ इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई बार। इसका फोर्स इधर, इसका फोर्स माइनस है मतलब अपोजिट। अब नेट फोर्स क्या हो जाएगा, प्लस क्यू माइनस वापस से 0। बट नाउ व्हाट अबाउट दिस, रियल केस में क्या हो रहा है, देखो एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, व्हाट विल हैपन, टर्न हो रहा है। सो दीज फोर्सेस विल टर्न द डाइपोल अबाउट दिस सेंटर O, ऐसे टर्न करेंगे। तो यहाँ पर फोर्स तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, टॉर्क आ गया। Force is 0 because net charge is 0, but the torque is non-zero because the charges are separated, and that's why when a dipole is placed in field, electric field, it experiences turning effect. और इसलिए वहाँ पर हम लोग एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं विच इज़ कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कि किसी भी डाइपोल को अगर हम फील्ड में रख देंगे तो वो कितना टर्निंग दिखाएगा। हो सकता है एक डाइपोल ज़्यादा टर्निंग दिखाए, ज़्यादा टर्न हो जाए, दूसरा कम टर्न हो जाए। सो वो कितना टर्निंग होगा, उसका टर्निंग इफेक्ट कितना होगा, कितना टॉर्क उस पर लगेगा, वो हर एक डाइपोल का अपना अलग है, उसकी खास बात है। वो किस पे डिपेंड करना चाहिए, लॉजिक से सोचो। ज़्यादा चार्ज होगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, ज़्यादा फोर्स मतलब ज़्यादा टॉर्क, मतलब चार्ज पे डिपेंड करना चाहिए। सो दिस डाइपोल मोमेंट इज़ डिफाइंड बाय दिस P, इट डिपेंड्स ऑन चार्ज Q, चार्ज Q पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये Q अगर 10 कूलम है तो ये माइनस 10 है, मतलब किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना 12, क्यों, ज़्यादा सेपरेशन हो, टॉर्क मैंने पढ़ाया था याद करो। अगर ये मेरा डोर है, यहाँ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, टर्न कर रहा है, यहाँ से फोर्स लगाओ तो टर्न कर रहा है। किस केस में टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा मिलता है, यहाँ पर एक्सिस से ज़्यादा जाते हैं, आर परपेंडिकुलर बढ़ता है तो टॉर्क बढ़ता है, टर्निंग इफेक्ट बढ़ता है। सो इफ दिस डिस्टेंस इंक्रीजेस द टर्निंग इफेक्ट इंक्रीजेस, द डाइपोल मूवमेंट इंक्रीजेस, सो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू दिस। सो P इक्वल टू Q इंटू 12, या फिर वेक्टर है, ये वेक्टर क्वांटिटी, सो इट इज़ रिटन लाइक दिस, P इंटू Q इंटू 2L बार, 2 तो वैसे भी कॉन्स्टेंट है तो L बार। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज फ्रॉम माइनस Q to plus Q. This is direction of dipole moment. Direction of dipole moment, ये क्या है, डाइपोल मोमेंट है, मोमेंटम नहीं है, याद रखना, वहाँ पर मोमेंटम था मैकेनिक्स में, यहाँ डाइपोल मोमेंट है। इज डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज
फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ये अगेन कन्वेंशन है, यहाँ से यहाँ इसको डायरेक्शन देना है, तो ऐसे दे दिया। तो डाइपोल मोमेंट जितना ज़्यादा उतना वो टर्न ज़्यादा होगा, या फिर उतना उस पर टॉर्क ज़्यादा लगने वाला है, ठीक है। ये यहाँ से पता चलता है। और वो टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क का फॉर्मूला बताओ। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर, या फिर एफ बार क्रॉस आर बार लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो एफ फोर्स कितना है, क्यू ई मैग्नीट्यूड निकालते हैं, और आर जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच का, तो दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये वाला ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए सिंस दिस एंगल इज थीटा, लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, ये लेंथ है 2l, तो ये वाला हो जाएगा साइन थीटा टाइम्स 2l, तो ये हो जाएगा 2l साइन थीटा, ठीक है। ये लेंथ 2l है, ये थीटा है, तो सामने वाला साइड कितना 2l साइन थीटा, ये हो गया आर परपेंडिकुलर, ये वाला हो गया आर परपेंडिकुलर, और ये हो गया एफ। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2l टॉर्क इक्वल टू q इंटू 2l, और ये e और ये साइन थीटा। लुक एट दिस, q इंटू 2l क्या है, इट इज़ p। सो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, p e साइन थीटा। और अगर दो वेक्टर है, p इज़ वेक्टर, e इज़ ऑल्सो वेक्टर, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन में साइन थीटा आ रहा है, तो ये कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट या क्रॉस, क्रॉस प्रोडक्ट है। सो वी कैन राइट टॉर्क इक्वल टू वेक्टर में p बार क्रॉस e बार। क्यों क्रॉस लिख दिया, क्योंकि साइन थीटा आ रहा है, कॉस आता तो डॉट लिखते। सो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, p और e भी वेक्टर क्वांटिटी, इज ऑब्वियसली द प्रोडक्ट शुड बी क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर इनटू वेक्टर शुड बी वेक्टर इफ द प्रोडक्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये एक डेरिवेशन भी है जो आता था, आपके बैच को नहीं आएगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, लेकिन आपके इसमें कट हो चुका है, ठीक है। लेंथ कैन बी वेक्टर, डिस्टेंस को हम लोग वेक्टर ले सकते हैं, इसको वेक्टर लिया हुआ है, ठीक है। इवन एरिया इज ऑल्सो वेक्टर, एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी, लेंथ को हम लोग वेक्टर लेते हैं। एक्चुअली ये लेंथ स्ट्रेट फॉरवर्ड वेक्टर नहीं है, इसका मैं चलो और थोड़ा डिटेल बता ही देता हूँ कहाँ से इसको वेक्टर ले लिया। ये जो चार्जेस है ना, मैंने स्पेस में ऐसे ही रख दिया, रियलिटी में इनको ऐसे रखा जाता है। यू नीड अ कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड, फिर यहाँ पर मेरा चार्ज होगा प्लस क्यू, यहाँ दूसरा होगा माइनस क्यू, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट चार्ज। ये r1 पोजीशन वेक्टर, ये r2 पोजीशन वेक्टर, इन दोनों के बीच का सेपरेशन ये वाला सेपरेशन माइनस क्यू से प्लस क्यू, बाई कन्वेंशन माइनस क्यू से प्लस क्यू ले रहे हैं। ये सेपरेशन कितना हो जाएगा r, अभी इसको 1 2 क्या लिखेंगे, r12 लिख दो, ये सेपरेशन हो जाएगा ये वाला। सो इट विल बी दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, r2 वेक्टर प्लस ये r12 जो भी है अपना, इक्वल टू r1 वेक्टर। सो r12 वेक्टर कैन बी रिटन एज r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो ये बेसिकली जो सेपरेशन है 2l, ये है क्या, ये है ना। अरे जो चार्जेस है ना उनको स्पेस में रखा हुआ है, उनके पोजीशन वेक्टर्स है, उनका सेपरेशन भी हम वेक्टर में लिखते हैं, और फिर उसी को हम लोग यहाँ पर 11th लेवल पे 2l बोल रहे हैं। जब आप एडवांस पढ़ोगे तब आप उसको 2l वगैरह फालतू नोटेशन नहीं यूज़ करोगे, वी विल यूज़ दिस नोटेशन, कोऑर्डिनेट सिस्टम वगैरह लगाएंगे वहाँ पर, ठीक है। एडवांस लेवल पे करते हैं, 11th 12th लेवल पे अननेसेसरी आप डर जाओगे, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर लिखा तो, एंड दैट्स वाई वी यूज़ दिस। सो एक्चुअली इट इज़ सेपरेशन, वेक्टर सेपरेशन, है ना। सेपरेशंस को भी हम लोग, ये डिस्टेंस ही तो है, वेक्टर में लिखा है हमने, है ना। जो हमने डाइपोल पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका फील्ड आता है, फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। सिंस वी हैव 2 चार्जेस, सो वी कैन फाइंड द फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। एंड ऑब्वियसली 2 चार्ज है तो हम लोग गॉस लॉ की जगह कूलॉम्स लॉ लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एफ बार अपॉन क्यू। एफ का फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर दोनों चार्जेस में से एक चार्ज कैपिटल Q है, सोर्स चार्ज, दूसरा है Q0 या फिर Q जो अपना टेस्ट चार्ज है, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा इंटू आर कैप जो भी यूनिट वेक्टर है। इसको मैं यहाँ डाल दूँ तो क्या आ जाता है,
ये क्यू गायब हो जाएगा, 1/4πε0 कैपिटल क्यू सोर्स चार्ज डिवाइड बाय r² इंटू आर कैप जो भी यूनिट वेक्टर है ना। तो ये वाला फॉर्मूला हमें एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, अपने पास 2 है तो इस फॉर्मूले को 2 बार यूज़ करेंगे और वेक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, वी विल टेक सम इजी केसेस, इजी लोकेशंस लेंगे। इजी लोकेशन मतलब क्या, वी विल टेक वन लोकेशन विच इज़ एक्सिस ऑफ द डाइपोल और इस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। दूसरा हम लोकेशन लेंगे इक्वेटर का पॉइंट और इस पर फील्ड निकालेंगे। रैंडम लोकेशंस पे भी फील्ड निकाला जा सकता है, अगेन थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स पड़ेगा, उसके लिए भी आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज़ होम असाइनमेंट, चैलेंज असाइनमेंट है, करना है तो करो, नहीं करोगे तो इट इज़ ओके, क्योंकि सिलेबस में है नहीं, अभी एग्ज़ाम में तो है नहीं, इच्छा है तो कर सकते हो। तो लेट अस टेक दिस पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना है एट एक्सियल पॉइंट्स। अब ये पॉइंट है जहाँ पर हमें फील्ड फाइंड करना है, पी पॉइंट पे। तो ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का वो हम लोग सेंटर से मेजर करेंगे। वी मेजर डिस्टेंसेस फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल, ठीक है। सो ये डिस्टेंस हो गया आर, क्योंकि हमारा जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है उस पॉइंट का डिस्टेंस होता है आर। इस डाइपोल का लेंथ मैंने क्या बताया था आपको, है ना 2L। अपने बुक में लेंथ L दिया है या D दिया है, L ही दिया है बुक में, ठीक है। अब मुझे इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है। सबसे पहले आप लॉजिक से सोचो। अब देखो यहाँ पर ना 2 पॉसिबल लोकेशंस है, एक है +Q के इस तरफ, दूसरी -Q के इस तरफ, ठीक है। हम कोई भी एक पॉइंट पे निकाल सकते हैं। अपना आंसर बुक के साथ मैच कराने के लिए मैं बुक जैसा डायग्राम लूँगा। बुक में इस तरफ प्लस दिया है, इस तरफ माइनस दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर फील्ड आ गया। अगर ये माइनस ले लेते तो मतलब ये वाली पॉइंट आ जाती, ठीक है। एनीवेज फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। सो लेट अस फाइंड दिस फील्ड। यहाँ पर मैंने +Q ले लिया, बाय कन्वेंशन अपने बुक के हिसाब से ले रहे हैं हम लोग। सो फील्ड निकालना है, इसका फील्ड आएगा, इसका भी आएगा। इसका फील्ड कितना आएगा, E ड्यू टू +Q, या लेट अस से EA बोलेंगे, इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं। सो A का फील्ड कितना आएगा, 1/4πε0 चार्ज की वैल्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस। कितना ये 1/4πε0 Q/r²। r² मतलब ये डिस्टेंस कितना है, A से P तक। AP डिस्टेंस कितना है, ये R है, ये L है, तो ये कितना R-L। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4πε0 Q/r-L ब्रैकेट का स्क्वायर। EB बताओ, इसका सेम फॉर्मूला 1/4πε0। यहाँ पर चार्ज -Q है, बट मैं तो मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड लिख रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। डिस्टेंस बताओ कितना, R+L ब्रैकेट स्क्वायर। अब नेट फील्ड का डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन कहाँ पर है, ये प्लस चार्ज है तो फील्ड किधर, ये माइनस चार्ज है तो फील्ड किधर। सो EA का फील्ड है टूवर्ड्स राइट, हमारे डायग्राम में टूवर्ड्स राइट, ये है टूवर्ड्स लेफ्ट। तो टोटल फील्ड जब ऐड करेंगे, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, एडिशन कौन सा टाइप का एडिशन है, वेक्टर एडिशन है। एक इधर एक इधर है, तो कैसे करेंगे हम लोग ऐड, एक को प्लस लेंगे, एक को माइनस लेंगे। किसको प्लस लेंगे, जो बड़ा है उसको प्लस ले लेते हैं। अब इसमें बड़ा कौन सा होगा, डिस्टेंस कम फील्ड स्ट्रॉन्ग, डिस्टेंस ज़्यादा फील्ड वीक, तो B का फील्ड वीक है और A का स्ट्रॉन्ग है। सो नेट फील्ड किस तरफ होगा, A की तरफ। सो टोटल फील्ड का मैग्नीट्यूड विल बी ये माइनस ये EA माइनस EB। मैंने यहाँ पर IJ कुछ भी नहीं यूज़ किया, अदरवाइज वी कैन यूज से दैट दिस इज एक्स एक्सिस। तो ये हो जाएगा +I और ये हो जाएगा -I, और वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट करेंगे। और ये डायरेक्शन कहाँ होगा, टूवर्ड्स राइट, राइट डायरेक्शन में होगा। ये बड़ा है, ये छोटा है, दिख रहा है अपने को। कितना हो जाएगा, ये -EB दोनों को माइनस कर दो। सो दिस विल बी 1/4πε0 कॉमन, Q भी कॉमन दिख रहा है, ब्रैकेट में बचा 1/Q, इधर ले लो, ब्रैकेट में बचा दिस माइनस दिस, 1/r-L ब्रैकेट स्क्वायर माइनस
1 बाय आर प्लस एल ब्रैकेट स्क्वायर। ये दिख रहा है कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। ई नेट मैग्नीट्यूड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, लेट अस कॉल दिस एज ई एक्सिस। एक्सिस लिख देते हैं क्योंकि ये एक्सिस वाला पॉइंट है। क्या आ रहा है, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो है ही। ये वाला क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर प्लस एल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस आर माइनस एल ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल ब्रैकेट स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले कर लेते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कितना आ रहा है, दिस इंटू दिस, आर प्लस एल ब्रैकेट स्क्वायर, उसको एक्सपांड करो, क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, इसका मल्टीप्लिकेशन, माइनस माइनस लिख दो इधर, ब्रैकेट देना पड़ेगा, माइनस लिखा इसलिए, इसका एक्सपेंशन अपॉन में दिस इंटू दिस, सो आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल इज आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और उसका स्क्वायर भी तो है। अब देखो ज़रा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर गया इसके साथ, दिस इज प्लस माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया, 4RL हो गया, 2 + 2 4RL, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 4RL अपॉन आर स्क्वायर प्लस सॉरी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। आप इसमें स्प्लिट कर सकते हो इसको, 4RL को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2R इंटू 2L, 4RL को ऐसे लिखा, 2L इंटू क्यू क्या होता है, 2L इंटू क्यू, क्यू इंटू 2, डायपोल मोमेंट P, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। अगर डायपोल छोटा है और पॉइंट दूर है, so we can say that L is very small compared to R. If L is much less than R, छोटा डायपोल है और पॉइंट दूर है, तो उस केस में हम लोग इसको गायब कर देंगे, आर स्क्वायर में एल स्क्वायर ऐड हो रहा है, एल स्क्वायर छोटा है, छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, ई एक्सिस हो जाएगा 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, आर स्क्वायर का स्क्वायर इज आर रेस टू 4 और ऊपर आर है तो कट हो गया तो आर क्यूब बचेगा। ठीक है, ये एक्सेल पॉइंट के लिए बुक में डेरिवेशन है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग नेक्स्ट केस भी कर लेते हैं फटाफट से। सिर्फ मैथमेटिक्स है, सिर्फ मैथमेटिक्स, कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पर, सिर्फ मैथमेटिक्स लगाया है। ठीक है, बुक में डेरिवेशन है, रिकॉर्डेड है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा पॉइंट इक्वेटर पे होता तो क्या करता है, ये एक्सिस वाला मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल मतलब क्या, जिसका साइज उस पॉइंट से के कंपैरिजन में छोटा है, पॉइंट दूर है, साइज छोटा है, तो एक्सिस वाला फॉर्मूला आ जाएगा 2PR अपॉन 2PR तो गायब हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, है ना, बुक में वही दिया है क्या, यही है। ठीक है, अब हम लोग इक्वेटर वाला पॉइंट लेते हैं, इसका काम हो गया। लेट अस टेक पॉइंट ऑन इक्वेटर, इक्वेटर पे लेंगे तो यहाँ कहीं तो आ जाएगा पॉइंट, प्लस का फील्ड किधर, इस लाइन पे, लाइन टेढ़ा हो गया मेरा, प्लस का फील्ड ऐसा होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड दूर, नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड टूवर्ड्स, है ना, नज़दीक, ऐसा टूवर्ड्स द चार्ज, माइनस क्यू के लिए। अगेन अभी कन्वेंशन कौन सा लगाना है वो देखते हैं, बुक में माइनस दिया है, प्लस किस तरफ दिया है उस हिसाब से लेते हैं, तो इस तरफ माइनस, उस तरफ प्लस दिया है, इसको ए बोला है, इसको बी बोला है। ठीक है, बुक का कन्वेंशन यूज़ करेंगे। नेट फील्ड कैसा आएगा, दिस इज ई ड्यू टू बी एंड दिस इज ई ए, तो नेट फील्ड कैसा आएगा, एक वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर ऐसा, रिजल्टेंट किधर, एक इधर है, एक वेक्टर इधर है, रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, बीच में से जाएगा। ठीक है, रिजल्टेंट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला, पैरेललोग्राम लॉ लगेगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ऐसे ऐसे नहीं है, सिंपल एडिशन नहीं है, यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ेगा।
चलो पहले तो E1 और E2 निकाल ले, EA और EB। EA का वैल्यू देख के बताओ, 1/4πε0 इसका चार्ज अपॉन डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है भाई? दिस डिस्टेंस इज R। उस पॉइंट का जहाँ पर फील्ड निकालनी है उसका सेंटर से डिस्टेंस तो R होता है। ये डिस्टेंस L है, तो ये कितना? R² + L²। और सिंस 1/4πε0 Q अपन डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो ये कितना हो जाएगा? Q/R² + L²। ये समझा क्या कुछ? ये हो गया अपना EA, ठीक है। EB कितना हो जाएगा? प्लस L² आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? दो वेक्टर सेम है। अब हमें थीटा की ज़रूरत पड़ने वाली है ना। अब सोचो, ये एक फील्ड है, ये एक फील्ड है। मैं इसको अलग से बना देता हूँ। लेट अस ड्रॉ इट सेपरेटली। दिस इज़ माय फर्स्ट वेक्टर EB, दिस इज़ माय सेकेंड वेक्टर EA। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना। मैग्नीट्यूड EB = EA इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखते हैं इसको। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है। लेट अस कॉल इट एज E। मैग्नीट्यूड बराबर दिख रहा है, E लिख दिया इसको। बट डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, इसलिए ये ज़ीरो नहीं होगा। डायरेक्शन ऐसी है तो वो कुछ तो वेक्टर मेथड से ऐड होगा। सो लेट अस से दिस इज़ माय फर्स्ट वेक्टर, दिस इज़ माय सेकेंड वेक्टर। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। अब मुझे कोई तो एंगल को थीटा बोलना पड़ेगा। सो लेट अस से, अपने बुक के हिसाब से देखते हैं थीटा किसको बोला है उन्होंने। यस, ये एंगल को थीटा बोल दिया है उन लोगों ने। लेट अस कॉल सम एंगल एज थीटा, तो इसको थीटा बोल दिया है ना। ये थीटा है, तो यहाँ पर इस डायग्राम में थीटा कहाँ होगा? ये वाली डायग्राम इधर है, देखो ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ बनाया। ये थीटा है तो यहाँ थीटा इधर, यहाँ कहाँ पर? दिस विल बी थीटा, ठीक है। नाउ आई हैव वन वेक्टर EB विच इज़ इक्वल टू E। ये वाला E है मैग्नीट्यूड, तो ये इसका एक कंपोनेंट एडजेसेंट होगा। एडजेसेंट कंपोनेंट कॉस होता है, साइन होता है। सो दिस इज E cos थीटा। इसका इधर एक कंपोनेंट बनेगा E sin थीटा। E दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए मैंने E लिखा है। इसका बताओ, सिंस दिस इज थीटा, ये कितना? ये भी थीटा ही है, ज्योमेट्री से ये भी थीटा ही है। तो ये हो जाएगा E cos थीटा वंस अगेन, और ये हो जाएगा E sin थीटा। सोचना मैंने वो थीटा कैसे ले लिया, ज्योमेट्री के हिसाब से सोच के बताओ थीटा ये वाला कैसे आ गया, है ना। यूज़ योर ब्रेन, पता चल जाएगा आपको कहाँ से आया वो थीटा। सो ये cos थीटा, ये sin। अब देखो क्या लग रहा है, E तो सेम है, थीटा भी सेम है, तो ये दोनों वैल्यू सेम। नेट फोर्स, नेट फील्ड 0। व्हाट अबाउट दिस? ऐड हो जाएगी। सो टोटल फील्ड E नेट विल बी E cos थीटा प्लस E cos थीटा। नेट फील्ड का मैग्नीट्यूड ये आएगा। पैरेललोग्राम लॉ की ज़रूरत नहीं है, उसके बिना ही आ गया, है ना। कंपोनेंट मेथड से किया हमने। अब देखो ये जो E है उसका मैग्नीट्यूड इधर दिख रहा है। दिस इज इक्वल टू Q/4πε0 R² + L²। ये वाला, ये जो है ये E का मैग्नीट्यूड है, वो है हमारे पास। cos थीटा दिखाओ डायग्राम में, देखो cos थीटा, ये वाली डायग्राम में cos थीटा क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन एडजेसेंट इज L, हाइपोटेनसिस डाल दो इधर। 2 E का वैल्यू दिस वन, Q/4πε0 R² + L²। cos थीटा की वैल्यू L/√R² + L²। क्या हो रहा है? सिंप्लीफिकेशन। 2QL, 2QL अपने को पता है क्या है, Q × 2L लिख दो। अब पता है क्या है? P है ये। नीचे देखो 4πε0 वैसे ही रखो। R² + L² का 1 पावर, R² + L² का हाफ पावर, 1 + हाफ
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 3/2 एंड दिस इज पी अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 3/2। बुक में देखो यही है क्या फॉर्मूला, है ना, पेज नंबर 203 पे लास्ट फॉर्मूला। अगले पेज पे 10.21 204 पे है क्या। अब वहाँ पर और कुछ किया है, क्या किया है, फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल क्या लिखते हैं हम लोग, कौन छोटा कौन बड़ा, एल छोटा, एल छोटा कर देंगे तो यहाँ पर इग्नोर करना है, आर स्क्वायर रेज टू 3/2, आर स्क्वायर रेज टू 3/2, 2 2 कट आर क्यूब, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 फॉर आर मच ग्रेटर देन एल, ये कितना आ जाएगा 1/4πε0 ई, ये कौन सा है, इक्वेटर है ना, पी अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं ई इक्वेटर इक्वल टू 1/4πε0 अपॉन आर क्यूब। वहाँ पर 2p था, इधर p है, तो स्ट्रेंथ पता चल रहा है, स्ट्रेंथ कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है, एक्सिस पॉइंट पे ज़्यादा है, इक्वेटर पे क्या है, वीक है। मैग्नेट का याद करो, बार मैग्नेट का फील्ड पोल्स पे स्ट्रॉन्ग, एक्सिस पे स्ट्रॉन्ग, इक्वेटर पे वीक, इधर भी सेम आ रहा है, फिजिक्स हर जगह एक जैसे ही दिखता है ना, रिलेट करते आना चाहिए। हो गया अपना लेसन ख़त्म इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी जो जो सिलेबस में टॉपिक्स है उसके क्वेश्चंस कर सकते हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, अदरवाइज सब करोगे तो अच्छी बात है, टाइम है अपने पास, ठीक है। रुकते फिर आज इधर ही।